नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत भाई। आज कई दिनों से लगातार नव भारत का जो हॉट टॉपिक शो है, इसमें बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज चर्चा हो रही है वोटर लिस्ट पर। वही वोटर लिस्ट जो आज इलेक्शन कमीशन द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया है, जिसमें आप अपना नाम डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वास्तव में वोटर लिस्ट में है या नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए और खास तौर पे चर्चाएं करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी से डॉक्टर श्याम कुमार जी, हमारे साथ है डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी भी है, और अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं हरिशरण देवगन जी भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर जर्नलिस्ट और संवाददाता विपुल के साथ, और साथ में हमारे हैं स्वाधीन तिवारी जी भी। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा और हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, सवाल है पहला श्याम कुमार जी से। आप श्याम कुमार जी, देखिए, लिस्ट ड्राफ्ट आने से पहले कई सवाल उठ रहे थे कि विपक्ष हमलावर था एक तौर पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन अभी क्या सवाल है आपके मन में, वो चीजें थोड़ा खुलकर बताइए। ड्राफ्ट में आपने अपना नाम चेक किया? नहीं, ठीक है। ड्राफ्ट अभी आई है, बहुत कुछ आना बाकी है, आना बाकी है। तो अभी तो बड़ा जल्दीबाजी होगा कुछ कहना। जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो 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 चुनाव से पहले की जो बातें हैं, जो हमने लगातार जनता के सामने अदालत की है, और आप जानते हैं कि हमारी कोर्ट में सुनवाई हुई है, वो अंदेशा जाहिर की है माननीय अदालत ने। क्या कहा है 28 तारीख के आपने मतलब कि टिप्पणी में जो माननीय अदालत ने बड़ा इम्पोर्टेंट बात कहा है। तो एक जो भी जो दबाव है माननीय अदालत का, वो तो देखने वाली बात है। बहुत जल्दीबाजी होगा कहना। अगर पगड़ी में घुमा फिरा के ठीक है, नाम अपना चेक करें या किसका नाम पता है, किसका जुड़ा है, ये बात जरूर देखिएगा, समझने वाली बात है। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी के साथ बैठे तमाम सवाल उठ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा। तो सीआई का सम्मान करते हुए मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत जल्दीबाजी होगा कुछ करना। इसको आप अंतिम मत मानिए। इस पूरे प्रक्रिया को जो करी हुई है, तो हमारी अंदेशा थी। लेकिन अध्यक्ष सम्मानित साथी ने कहा, एमपी साहब यादव ने, टीडीपी ने कहा, तो ये तो एक तमाम मतलब इतने दबाव के बाद जो ये मसला आया है कि नाम चेक कर लीजिए, किसका जुड़ेगा घटेगा, तो थोड़ा सा और इंतजार करिए। हमारा डर अंदेशा बेमानी नहीं है, वकील नहीं है। हमारे जो सवाल है विपुल के पास हम चलते हैं। विपुल, अभी तक का क्या अपडेट है? इलेक्शन कमीशन का जो ड्राफ्ट 3 बजे आया है, अभी तक क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, अभी मेरी मौजूदगी, आप ही उसमें आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी पटना स्थित इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के ऑफिस के बाहर है। यहाँ पर जो भी ड्राफ्ट आज वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो एसआईआर का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, क्योंकि ये पहला ड्राफ्ट है, और इसके बाद लोगों को जो इस पर आपत्ति होगी, किन्हीं का नाम अगर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा या फिर कोई नाम किसी का कटा नहीं है, तो इन सभी चीजों को लेकर के जो है आज से ये प्रक्रिया जो है चालू होगी। और इसी को लेकर के आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक भी जो है पटना में बुलाई गई है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, और लगातार मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो भाजपा, जदयू, राजद, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, सभी के प्रमुख नेताओं को जो है इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बुलाया है। और आज जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो भी इलेक्शन कमीशन एसआईआर से संबंधित जो भी डाटा है उसको अपलोड कर दिया है वेबसाइट पर। इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, अब लोग उस पर आपत्ति दर्ज करेंगे। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, भाजपा की ओर से ये साफ कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर का जो विषय है, वो इसको लगातार ये कहा जा रहा है कि जो विषय है वो
इलेक्शन कमीशन अपने मुताबिक संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर रही है, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है, कई सारे आरोप ऐसे हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष का कहना है कि अगर किन्हीं के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर किसी व्यक्ति के पास जो आपका डॉक्यूमेंट जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो नहीं है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, इसके साथ जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। आज से कई ऐसे कई ऐसे विषय हैं जिससे पर्दा उठेगा और जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन की चल रही है और वो जो है सुचारू रूप से अगले 1 महीने तक चलेगी, लास्ट अगस्त तक। और आज जो है डाटा जो जारी किया गया है, इसके बाद से आने वाले समय में जो भी वाद विवाद होंगे या फिर जो भी सवाल होंगे विपक्ष के या फिर सरकार की ओर से, वो सभी विषय जो है आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन रखने वाला है। जी पीयूष। ठीक है विपुल, आप बने हैं वहां पे और अच्छा लगा, लगातार अपडेट देते रहिए। अब हम चलते हैं हरिशन देवगन जी के पास। हरिशन जी देखिए, आपने SIR भी देखा, वोटर लिस्ट अपडेट आज ड्राफ्ट रिलीज हो गया है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर आपका नाम नहीं जुड़ा है तो आप आपत्ति दर्ज करिए, आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अब जिनका नाम नहीं जुड़ा है, पहली बात तो क्या कारण हो सकते हैं कि नाम नहीं जुड़ा? सिंपल सी बात होगी, डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनके पास। लेकिन अगर नाम नहीं जुड़ा डॉक्यूमेंट के चक्कर में, तो क्या डॉक्यूमेंट बनवाया जा सकता है? क्या कहेंगे इस पर आप? बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, पहली बात। दूसरी बात, उस बिहार में बहुत लोगों के समाने की जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है। जो नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं वो सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम काटे गए हैं। तो इसमें किसी को आपत्ति है तो क्यों है, और कोई आपत्ति करेगा तो क्यों करेगा? अगर जबरदस्ती किसी को आपत्ति का एजेंडा अगर उठाना है तो वो उठाता रहे। अब नेशनल थ्रेट को लेके अगर अलग इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई सिस्टम, अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उसका हमारे को मान करना चाहिए। उसमें हमारे को उठ के उसको क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। अगर जब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, उसको जब सवाल उठाते हैं, तो हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेके सवाल उठाते हैं। जितने भी नाम रद्द करें, मैंने अभी देखी पूरी पोर्टफोलियो, अभी जो लिस्टिंग देखी, अभी थोड़ी फिल्ट्रेशन चल रही है उसकी, मेरा पूरा स्टाफ उसकी फिल्ट्रेशन कर रहा है। वो सारी फिल्ट्रेशन देखो ना, उसमें सारे महबूब असलम, इख्तियार शेख, सलीम तैयारी, सारे बांग्लादेशी नाम है उसके अंदर। तो क्यों है नाम वो वाले? अगर वो काटे, उसमें भी अगर बिहारियों को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो रहेगी, ये प्रॉब्लम भी सदा ही रहेगी। अब आपने पूछा कि कार्ड बनना, हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। सिस्टम बहुत, गवर्नेंस भी बहुत डाइल्यूटेड होती है, बहुत हल्का फुल्का माहौल रहता है, ठीक है, ले देके काफी कुछ भी हो जाता है। तो आधार कार्ड बनना या पैन कार्ड बनना या किसी भी पहचान पत्र बनना या वोटर आईडी कार्ड बनना, बताओ कहाँ कौन कहता है कि नहीं बन सकता? अगर वोटर का आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनता है और वो आधार कार्ड वेरीफाई करके डिटेल करके अगर काटे गए तो क्या गुनाह किया? और इसमें इलेक्शन कमीशन ने अगर मेहनत करी, काम किया, तो क्या गलत किया? तो आई थिंक हमारे को कंसिडर करना चाहिए। ये पहली सूची है, पहली लिस्ट आई है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो हमारी एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जो हमारा एक राजनीतिक समीकरण जो बोलता है, बिकॉज इस टाइम बिहार जो हमेशा कृषि प्रधान रहा, और सबसे बड़ी बात है कि ये पशुपालन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जो सबसे बड़ा योगदान रहा हमेशा इलेक्शन में। तो अगर पशुपालन मंत्रालय को संभलना है तो ये लिस्ट काटनी पड़ेगी, आज भी काटनी पड़ेगी और 15 दिन बाद भी काटनी पड़ेगी। ये कार्य बहुत सराहनीय है। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये स्टेप ये उठाया है, ये बोल्ड स्टेप उठाया है, तो बहुत सराहनीय। इसमें जेडीयू और इसमें आरजेडी अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो वो फिर वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। ऑब्जेक्शन तो तत्काल प्रूव हो जाएगा। भाई मुद्रेंद्र पांडे जेडीयू से है, आपको क्या लगता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम काटा गया है, तो भाई इनका नाम जुड़वाया कौन? जिसको सत्ता की लालच,
सवाल क्या है? सवाल तो यही, जिसको सत्ता की लालच है, जिसने जो भी आज लड़ेगा, अभी जो सत्ता की लड़ाई लड़ेगा, उसको वोट इलेक्शन चाहिए। वोटर मतदाता का माइंड सेट है डेवलपमेंट को लेके। बिहार अब पुराना बिहार, पिछड़ा बिहार नहीं है। ये बिहार पिछड़ा बिहार नहीं है। ये बिहार वो बिहार नहीं है जहां पे पिछड़ों को गिनती में आगे रखा जाता था। आज पिछड़े वर्ग का बिहारी भी पढ़ा लिखा है, उसको भी समझ आती है बात कि अगर वो। मैं एक बार जवाब ले लेता हूं सर, जवाब ले लेता हूं मैं। मधुरेंद्र पांडे जी जेडीयू से हैं। मधुरेंद्र जी, आपसे सवाल है कि जिस हिसाब से देवगन जी कह रहे हैं कि इनका जो नाम कटा है इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो काटा गया नाम, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के नाम थे, तो सवाल ये है कि इनका नाम जुड़वाया कौन? ये कैसे आ गए हैं वोटर लिस्ट में? देखिए, मैं सबसे पहले आपको तो एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ। आवाज जा रही है आपको ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं सबसे पहले जदयू का प्रवक्ता हूँ, चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। चुनाव आयोग का जो वर्क रूटीन होता है, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत संवैधानिक कार्य किया है। बिहार में गहन पुनरीक्षण करने का जो काम किया है, वह सभी दलों को स्वीकारना चाहिए। और किसका नाम कटा, किसका नहीं जुड़ा, ये चुनाव आयोग का काम है। इसका जवाब चुनाव आयोग देगी। सबसे पहले तो है कि अगर चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाताओं का नाम काटने का काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। मृत व्यक्तियों का नाम काटने का काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। कोई कोई मतदाता ऐसे हैं कि एक जगह है, दूसरे जगह भी नाम है, उनके भी नाम कटे तो ये भी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो रियलिटी में जो सही कदम अगर चुनाव आयोग किया है तो उसको स्वीकारना चाहिए और इसमें सभी दलों को स्वीकार करना चाहिए। इस पर राजनीति करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चुनाव आयोग ने करीब करीब 31 लाख मतदाता जो अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, उनका भी नाम कटा है। तो चुनाव आयोग का जो वर्क है, एसआईआर जो वर्क किया है, वो तो बहुत बेहतर काम किया है। और जिनको इस पर राजनीति गोटी सेकना है वो सेके, उससे हमें कोई है नहीं दिक्कत। ये चुनाव आयोग देख रहा है और यह तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अभी सुनाया है 28 जुलाई को अपना फैसला जो भी दिया हो कि अगर किसी को भी आपत्ति है, किसका नाम आया है किसका नहीं आया है, अगर किसी तरह की कोई त्रुटि अगर किसी को समझ में आता है तो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आप इसको अपना दावा आपत्ति डाल करके इसको नाम दर्ज करवा सकते हैं। या कोई भी ब्लेम करना हो तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खुला हुआ है। तो इसमें किंतु परंतु कहीं कुछ नहीं है। एसआईआर का वर्क जो है वो अपना संवैधानिक कार्य कर रही है। उसमें किसी का राजनीतिक हस्तक्षेप जो पहले हुआ करता था वो आज के दिन में नहीं है। तिवारी जी, पहले क्या हुआ करता था सर? देखिए, पहले जो राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ करता था कि किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर राजनीतिक हस्तक्षेप करके इधर उधर करना, जो कांग्रेस और राजद के शासनकाल में हुआ करता था, वो चीज आज के डेट में नहीं है। सारे संवैधानिक संस्थान सब स्वतंत्र है, सब क्लियर है, सब अपने ढंग से जो उनका रूटीन वर्क है अपने काम कर रहे हैं। चलिए आरजेडी से ही ये जवाब ले लेते हैं कि भाई उनके काल में क्या हुआ करता था। श्याम कुमार जी, सवाल आपसे है कि ये तो कह रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ था जो लिस्ट में से नाम काटे गए हैं सर, वो नाम किसने जुड़वाए थे? नहीं, इसमें एक अगर किसी का नाम कटा है, किसी का नाम जेन्युइन व्यक्ति का नाम कटा तो उनसे लिस्ट मांग लिया जाए। लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि वैसे 15 लोगों का नाम, जिनका नाम जेन्युइन लोगों का कटा है, उसका लिस्ट दीजिए, हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो इनसे लिस्ट मांगा जाए अगर किसी का नाम कटा और इनके पास सूची हो तो। जेन्युइन व्यक्ति क्या? ना जेन्युइन नहीं, इनका जो है मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं आप स्वतंत्र है, बताएं आप। सर, जो हमारे सम्मानित साथी जदयू के हैं, हाँ। इनका जो बयान आरजेडी को ले है, एक बात क्लियर कर दूं कि ये लोग जो हैं, ये आरजेडी के शासनकाल में जो उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर में भूल गए, ऐतिहासिक जीत आरजेडी को मिली थी। आपको जानकारी है ना इस बात की? थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, एक बार वापस से एक बार शुरुआत से बोलिए। बात करते हैं
तो हम लोग तो बिहार की मजलूम जनता के साथ इस समय खड़े हैं, आप पुष्कर सत्ता के साथ खड़े हैं, आप जनता के साथ नहीं है। वो हमारा दबाव है कि आज ईमानदारी से सारे चीज सही होगी। हम माननीय अदालत में संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और आप लोग का सिर्फ टारगेट कुछ है। आपने एक साथ माननीय मुख्यमंत्री ने कितना काम किया, मौन उनका मौन लक्ष्य नहीं। आज उन्होंने जो हम लोग साथ दिया कि आरजेडी ने नहीं किया, तो जहां तक आपने कहा कि आरजेडी पर मेरा प्रत्येक नहीं ले लीजिए। और सर जो चुनाव इस तरह से संस्थाएं चुनाव आयोग जिस तरह से कुछ राजनीतिक हुई है, हालांकि मैं सम्मान करता हूँ, महाराष्ट्र चुनाव का हमने जिक्र किया, ईवीएम मिल जाती है। आपने देखा कि चंडीगढ़ में मेट्रो चुनाव काम हुआ, आप लोग देख रहे हैं ना, जानकारी है ना आपको। तो ये ऐसे हम लोग की हवा में बात नहीं करते हैं, आसमानी लोग हैं, जमीनी लोग नहीं हैं आप लोग। आपको जमीन पर कोई मतलब आप लोग को नहीं है, अपना अदब और सम्मान से करना। तो आरजेडी पर आरजेडी जनता के साथ है, उनके साथ है, और आप लोग किसी के साथ हैं। कितना दिन साथ रहेंगे इन लोग का, आप लोग के साथ तो तीर फुटबॉल आप लोग आवाज नहीं रही है, बेमेल गठबंधन बना हुआ है, जिस तरह की टिप्पणी आ रही है, टॉपिक आज का वो नहीं है। तो इसलिए इसलिए मेरा हम लोग पार्टी एक्शन की भी बिहार की जनता के साथ खड़े हैं, संघर्ष करेंगे, एक एक वोट कटने नहीं देंगे, एक एक मतदाता कटने नहीं देंगे। मतदान ये आपको विश्वास में अगर कुछ के बारे में बात कर रहे हैं तिवारी जी, इनसे पूछ लीजिए ना कि क्या इनका जागीर है क्या। वो लोग जागीर, वो तो सभी दलों के मतदाता हैं, किसी का भी कुछ होता है तो सभी दलों के मतदाता हैं। इनको कैसे पता है कि राजद का वो मतदाता है। अरे बिहार की पूरी जनता, बिहार के पूरी जनता का समर्थन हम लोग के पास है भाई साहब। कितना समर्थन, जन समर्थन है वो तो सबको पता है। आप तो देख रहे हैं लोग 20 साल से तो जनता देख रही है आप लोग। कहना चाह रहे हैं, सादी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। कितना संख्या था आपके पास? नहीं, अब बताइए ना। मैं माफी के साथ आप लोगों को पूछना चाहूंगा, नवभारत के मंच पर हम चर्चा करते हैं, हम सभी लोगों को वैचारिक तौर पर बात रखने का मौका देते हैं। ये माफी के साथ ये सामान्य अदर टीवी चैनल का डिबेट नहीं है कि यहाँ पे आप लोग लड़ें। आप लोग बिहार की आवाज उठा रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से आप अपनी आवाज उठाएं, स्वतंत्र रूप से रखें, बारी बारी से अपनी बात रखें, ये गुजारिश है। प्लस मुझे कहना यही है कि सभी जो प्रवक्ता हैं, आरजेडी के प्रवक्ता श्याम कुमार जी और मधुरेन्द्र जी और हर्ष देवगन जी, उनकी भी मैंने बातें सुनी। 3-4 प्रमुख बातें हैं कि सारे लोग वही बात कर रहे हैं कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानू जाए, एक मुद काजल की लागी है पे लागी है। ठीक है, ये राजनीति है। सभी कह रहे हैं कि बिहार के मतदाता की बात कर रहे हैं। अभी मधुरेन्द्र जी ने कहा कि आप बताइए क्या मतदाता हमारे हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय राजनीति में जाति की राजनीति हाल फिलहाल में नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही है। श्याम कुमार जी की जो चिंता है वो चिंता बेहद वाजिब है कि जाहिर सी बात है कि एमओआई समीकरण, जिन नामों का भी मधुरेन्द्र जी ने जिक्र किया क्या और हर्ष देवगन जी ने भी जिक्र किया, वो मुस्लिम नाम ही थे। और जाहिर सी बात है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक कटता है तो जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा सेटबैक होगा वो आरजेडी के लिए होगा, क्योंकि एमओआई समीकरण आरजेडी की सबसे स्ट्रॉन्ग पहचान है बिहार में। मैं बात करता हूँ मधुरेन्द्र जी का, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं इतनी देर से मधुरेन्द्र जी को सुन रहा था कि मधुरेन्द्र जी की पार्टी के ही रनिंग विधायक जो हैं और सांसद जो हैं, उन्होंने विधानसभा सत्र के बाहर, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन लोगों ने खुद इस पे सवाल उठा दिया। तो देखिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो लोक आजादी के बाद से जब उनका गठन हुआ, वो अस्तित्व में आई, तो उन्होंने अपने काम को बहुत ही खूबसूरती से किया। लेकिन राजनीति की बात हो रही है और राजनीति की सबसे बड़ी बात होती है टाइमिंग। राजनीति और क्रिकेट दोनों में एक ही समानता है कि दोनों में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पे सारा खेल ये है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है, जो प्रक्रिया अभी विचाराधीन है, जो मतदाता पुनरीक्षण जिसको सर कहा जा रहा है, जो प्रक्रिया चुनाव आयोग करवा रहा है, वो प्रक्रिया चुनाव के 4 महीने पहले हो रही है। तो समस्या ये है कि विपक्षी पार्टियों के पास ये है कि उनको जो कहा जा रहा है कि उनके पास 1 हफ्ते का समय होगा, उनके पास 10 दिन का समय होगा। आप जब बिहार की बात करते हैं, आप जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, या कमोबेश जितने भी बड़े देश के सूबे हैं, आप उनकी भौगोलिक स्थितियों को देखिए एक बार। ठीक है, सच ये है कि आधा बिहार की अगर बात करेंगे तो आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा बिहार सूखे से प्रभावित रहता है। लगभग ये बिहार की भौगोलिक स्थिति है। सीमांचल और जो नेपाल से लगा हुआ तराई का इलाका है, जो आरजेडी की बात है, बेहद वाजिब है कि आप उन क्षेत्रों में जाइए तो सही।
वहां एक डॉक्यूमेंट निकालना बड़ी बात है। इस समय आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, अब जहां पे लोगों की जिंदगी पे संकट आया हो, वो डॉक्यूमेंट कहां से खोजने जाएंगे। और बिहार की एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, वो यूपी और अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कागज देने का, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, ये किसी भी घर में एक पढ़ा लिखा ही व्यक्ति करता है। बिहार की शिक्षा का स्तर सबको मालूम है, जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, खासतौर पे पुरुष तबका है, और वो बाहर है। तो आप इसको प्रैक्टिकल में देखिए कि क्या वो आएगा, वो अपनी रोजी रोजगार को छोड़ करके आएगा, वो डॉक्यूमेंट देगा, वो प्रक्रिया करेगा, क्योंकि प्राइवेट सारे मैक्सिमम जो है वो प्राइवेट जॉब और सारी चीजें कर रहे हैं। तो कहने में चीजें बड़ी अच्छी हैं, प्रायोगिक तौर पे चीजें टफ है। और जो आरजेडी का मंतव्य वो सीधे है कि मात्र चार महीने पहले दीपावली और छठ के आसपास चुनाव होने हैं, तो 4 महीने पहले इस चीज को होना। मतदाता पुनरीक्षण सूची का कार्यक्रम पहले भी चुनाव आयोग कराता रहा है, साल भर कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन चूंकि चुनाव के 4 महीने पहले ये चीजें हो रही हैं और नाम काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से नाम गिनाए जा रहे हैं कि उन नामों में ज्यादातर मुस्लिम मतदाता हैं, तो वो आरजेडी के लिए दिक्कत की बात तो है, ये तो बात सच है। बाकी जो कहा गया कि अभी हर्ष जी ने कहा, देवगन जी ने कहा कि सारे कौन है, मुस्लिम नाम है, तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी जिसे कथित तौर पे कहा जाता है, अगर दूसरे मुल्क का या नेपाली आकर के भारत में बस गया, तो बहुत सीधा सा सवाल ये बनता है कि हमारी होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी। क्या उनको मतदाता पुनरीक्षण सूची का ही समय पे ध्यान आता है कि प्रवासी या दूसरे देश के लोग भारत में आकर के निवासी बन रहे हैं? ये तो कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बन जाता है ना, जिसको हम कहीं ना कहीं कथित तौर पे, अगर पाकिस्तान से लोग आते हैं तो उसको आतंकवाद की श्रेणी में हम ले लेते हैं, बांग्लादेश से आए तो हम उन्हें दूसरे नाम दे रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, इस तरीके से चीजें, ये तो बड़े वाजिब सवाल हैं, और ये आज नहीं 1.5 साल पहले से उठ रहे हैं। जो श्याम जी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले बिल्कुल राहुल गांधी ने वो सवाल उठाए हैं, ममता बनर्जी अपनी जगह सवाल उठा रही हैं। फिलहाल बिहार में परिस्थितियां ये हो गई हैं कि सारे विपक्षी दल ये तो एक हो चुके हैं कि सर को लेकर के सारे विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस समय चुनाव आयोग की बहुत व्यापक जिम्मेदारी बन जाती है कि सबको साथ लेकर के चलें, क्योंकि लोकतंत्र में, अगर जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में आपने बयान भी सुना होगा कि इंडिया ब्लॉक ये घोषणा करने वाला है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर देगा। भारतीय लोकतंत्र के लिए अगर ये होता है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा काला धब्बा साबित होगा। तो चुनाव आयोग की जो मेरी एक समझ है वो कहती है, चुनाव आयोग से गुजारिश है कि सबको साथ लेकर के चलें, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है। ठीक है, हरिशरण देवगन जी, बार बार ये जिक्र महाराष्ट्र चुनाव का हो रहा है। श्याम कुमार जी जैसे बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाया था महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, तो बताइएगा कि क्या मुद्दे थे, क्या सवाल थे, क्या जवाब होगा? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा भटक जाते हैं बात करते करते ना, या तो भावुक हो जाते हैं या हम राजनीतिक लड़ाई छेड़ देते हैं। तो दोनों कन्वर्सेशन जो है, दोनों जो बहस में बदल जाता है। हमारा आज का सब्जेक्ट इलेक्शन कमीशन है, और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत, मेरे ख्याल से बहुत सही काम किया। और एक बहुत सच्ची बात है जो तिवारी जी ने बोली कि बिहार की राजनीति हमेशा सूखे और बाढ़ से ही चली है। सूखा और बाढ़, ये दोनों ही राजनीति और राजनीति की जीत का हमेशा से बेस बना है। तो अगर आज की डेट में ये बात भी बहुत सच्ची कि वहाँ से एक पेपर निकालना मुश्किल है। अभी एक छोटा सर्वे मेरे ऑफिस ने किया, जो हम थोड़ा सा, बिकॉज हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हमारा कृषि प्रधान देश भी है, और हमारा हम लोग बेसिकली जो फार्मर ही हैं, ठीक है, किसानी हमारा काम है, और टीम भी हमारी किसानी की। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में थोड़ी हम लोग ऊपर है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डीप घुस जाते हैं। हमारे पास थोड़े से सोर्सेज भी हैं, थोड़े से हमारे पास इक्विपमेंट भी हैं, इसके लिए हम छोटे छोटे गाँव में भी घुस जाते हैं। तो ये बात बहुत कथित सत्य है जो तिवारी जी ने बोली। एक डॉक्यूमेंट निकालना मुश्किल है, पहले वो ग्राम पंचायत है, विलेज का तहसीलदार है, गांव का तहसीलदार है, लोकल ऑफिसर है, या लोकल छुटभैया नेता है, आप उससे एक डॉक्यूमेंट नहीं निकलवा सकते। जब आप उससे एक डॉक्यूमेंट नहीं निकलवा सकते तो 60-70 हज़ार नाम अगर कटे, और मैंने जब ये बात करी कि 60-70 हज़ार नाम कटे, तो मैंने मुसलमानों की बात नहीं करी, मैंने बांग्लादेशी मुसलमानों की बात करी। तो यहाँ थोड़ा सा हम अपने आप को करेक्ट कर ले कि बांग्लादेशी मुसलमान, एक देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को अगर हिलाना हो
तो बाजार से 4 लोग ले आओ। अगर बाजार के 4 लोग घर में भी आ जाते हैं तो घर की अर्थव्यवस्था भी हिल जाती है भाई। तो अगर बांग्लादेश से अगर 7.5 लाख अगर मुसलमान हिंदुस्तान आया है तो क्या क्या हिला सकता है, और उसका काम, उसका दायित्व अगर इलेक्शन कमीशन कर रही है तो आई थिंक वी आर जस्टिफाइड, हमारे को साथ देना चाहिए। इसमें आरजेडी की अपनी लड़ाई है, उनका अपना एक एथिक है, अपनी आइडियोलॉजी है इलेक्शन लड़ने की। जेडीयू की अपनी लड़ाई है, उनकी अपनी एथिक्स है, उनके अपने अभी तो एक नया टाउन में एक नया कलाकार आया है, चिराग पासवान जी आए हैं, तो चिराग पासवान की एक अपनी लड़ाई होगी, राइट। उनको भी बिहार चाहिए, सबको बिहार चाहिए, लेकिन बिहार उसी को मिलना चाहिए जो बाढ़ और सूखे के साथ समीकरण बना के उसकी अर्थव्यवस्था को ग्रो कर सके। आज पिछड़े वर्ग की छाती पे चढ़ के इलेक्शन कैंपेन करना या इलेक्शन कैंपेन के बारे में दावे करना मेरे ख्याल से गलत है। भले वो बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, चिराग पासवान साहब हैं, भले वो कोई भी है, भले वो राहुल गांधी क्यों ना हो। आप क्या पूछे थे राहुल गांधी के बारे में? मैं थोड़ा सा राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं कर देता हो हूँ गया। कि हमारे जो आरजेडी से हैं श्याम कुमार जी, ये बार बार महाराष्ट्र चुनाव पे जाते हैं कि राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे इलेक्शन कमीशन पे। नहीं तो इसमें आप बहुत सारे सवाल मैं आपको उठाए भी थे तो क्या हो गया, उठाए क्लियर नहीं होती, आवाज क्लियर नहीं होती। क्या आवाज क्लियर नहीं है सर? आवाज जी आपका अब बताइए, मुझे क्लियर है आवाज। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हाँ, आवाज समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, दोबारा मत ज्वाइन करिए श्याम कुमार जी, आप थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर लीजिए। हम हरिशरण जी हम सवाल कर रहे थे कि महाराष्ट्र इलेक्शन में, एक बार स्वाधीन जी क्लियर करेंगे सर, महाराष्ट्र इलेक्शन में जो राहुल गांधी जी द्वारा सवाल उठाए गए थे इलेक्शन कमीशन पे, वो चीजें क्या थी, और बिहार में ये जो वोट SIR मुद्दा है, उस दोनों में कुछ अंतर थे? नहीं, उस अंतर, हाँ नहीं, बोलिए हरिशरण जी, आप बोलिए। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, उनका काम है सवाल उठाना, ठीक है, और बिना मतलब के सवाल उठाना, उन्होंने इस मामले में PhD कर रखी है ना। और अगर उन्होंने सवाल उठा भी लिए तो उसका जवाब जो गवर्नेंस ने देना था महाराष्ट्र में वही दिया। उनके सवाल उठाने से कोई जलजला नहीं आया, महाराष्ट्र हिल नहीं गया, वहाँ के सुप्रीम कोर्टों ने, बेंच ने कोई वो बहुत डिफरेंट फैसले नहीं दिए। फैसला वही हुआ जो इलेक्शन कमीशन ने, जो गवर्नेंस ने जो मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया था, जो पॉलिसी ड्राफ्ट करी थी, जो स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करी थी, जो इंटरफेस ड्राफ्ट किया था उन्होंने, इलेक्शन उसी प्रकार से हुआ और सही प्रकार से हुआ। और कमाल की बात है कि उसमें भी जनता की विश लिस्ट पूरी हुई, जनता की जीत हुई। तो उनका राहुल गांधी का सवाल उठाना मतलब, यार वो तो आलू पे भी सवाल उठा सकते हैं, तो अब उसका क्या जवाब है? यार आप सोने का आलू उगा रहे हो या चांदी का उगा रहे हो, तो सवाल का उस सवाल का महत्व ही नहीं है जिस सवाल का बेस नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा अपने को थोड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए। नहीं, वो चीज मैं एक बार स्वाधीन सर के पास जाऊंगा, वो क्लियर करेंगे। सर एक बार बताइएगा कि क्या वो मामला था, वो आई थिंक डॉक्यूमेंट कुछ वैलिडेशन करके कुछ मैटर था कि बिहार में वो चीज नहीं वैलिड है और महाराष्ट्र में वो चीज वैलिड थी। आई थिंक आधार कार्ड था, क्या था? नहीं, मोटा तौर पे राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए थे वो महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र में नांदेड़ वगैरह जो कांग्रेस के गढ़ क्षेत्र रहे हैं, गढ़ जिले रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिणाम कुछ और था और विधानसभा चुनाव में परिणाम कुछ और आया, और परिणाम कुछ इस तरीके से आया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में या कुछ लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का ये कहना था कि उन्हें 5 से 6 महीने के अंतराल में हुए चुनाव के बीच में उन्हें मतदाता प्रतिशत बहुत ज्यादा घटा और बढ़ा हुआ मिला। ठीक है, कुछ विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने आंकड़ा भी दिया था कि अगर उदाहरण के तौर पर कि इस विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के समय 5 लाख मतदाता थे, तो 4 महीने के अंदर ये मतदाता 6 लाख या घटबढ़ कैसे जाते हैं। राहुल गांधी जी का देखिए सवाल ये है, जो हरिशरण जी ने कहा, उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ, पूरी बातों से नहीं। उन्होंने राजनीतिक बयान दिया, उस राजनीतिक बयान से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक बात उनकी सही है कि
राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया तो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने बाकायदे उसको गंभीरता से स्वीकार किया और चुनाव आयोग ने बाकायदे राहुल गांधी जी, आम आदमी पार्टी से कोई नेता हो या जो भी नेता रहे, सबको बाकायदे चुनाव आयोग ने मौका भी दिया था कि आप आइए, अपने साक्ष्यों को, अपने दस्तावेजों को आप प्रस्तुत करिए और हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल एक बात तो ये देखिए सच है कि जो एक मेरा अनुभव है, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि देश ने वो दौर भी राजनीति का देखा है जहां पे बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। देश ने वो दौर भी देखा है जहां पे मतदाता पेटी, जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो मतदाता पेटी भी लेकर के लोग भागते थे। देश ने वो दौर भी देखा है कि खाली बूथ हुए हैं, ठीक है। तो ये भारत के लोकतंत्र में जो चीजें हैं, जो चुनाव आयोग करता रहा है, बेहद ही प्रशंसनीय कार्य रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जो मैंने अभी बातचीत की पहले शुरुआत में कहा कि चुनाव आयोग की टाइमिंग को लेकर के बार बार सवाल उठ रहा है। पहले अमूमन क्या होता था कि पहले व्यापक स्तर पर चुनाव आयोग किसी भी चुनाव के पहले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाना, वो साल भर 6-6 महीने चलते थे। तो अभी क्या हो रहा है कि चूंकि एक तो ये भी बात हो गई है कि 2014 के बाद से भारत में चुनाव, या उसके पहले भी कुछ वजहों से चुनावी साल हो गया है। आप देखेंगे हर साल कहीं ना कहीं चुनाव है। जैसा बिहार चुनाव अगर बीतता है नवंबर के आसपास, तो नवंबर के आसपास मतलब आप 2025 साल खत्म की बात कर रहे हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है देश का एक सबसे बड़ा चुनाव आता है, भले ही वो विधानसभा चुनाव है, वो यूपी का चुनाव है 2027 में। तो सवाल ये है टाइमिंग को लेकर के है। तो चुनाव आयोग की मतलब जो मेरी समझ कहती है कि राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, जेडीयू हो, सभी को न्यायिक व्यवस्था के तहत, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी गए, उस तरीके से चुनाव आयोग के भी सामने जाना चाहिए, अपनी बातों को, साक्ष्यों को रखना चाहिए और कहीं न कहीं उसका निराकरण करवाने की उम्मीद रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल राहुल गांधी जी या नेता सीधे सीधे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही रही है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो पार्टी या राजनीति के स्तर से ऊपर उठ करके वो देश हित में काम करती है। तो अगर आपके पास सवाल है, तो आप, अगर आपके पास साक्ष्य है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में करिए। सुप्रीम कोर्ट, ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ही रही है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में एक जब शक्तिशाली नेताओं की बात गिनी जाती है, जब जनाधार वाले नेताओं की बात गिनी जाती है, नाम गिना जाता है, तो उसमें एक नाम इंदिरा गांधी जी का भी आता है। और इंदिरा गांधी जी सिटिंग पीएम रहते हुए, आप सारे लोग जानते होंगे, बहुत दिलचस्प खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की कि सिटिंग पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी जी को अयोग्य करार दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बाकायदे ये मुद्दा भी चला था और उसी के बाद आपातकाल जैसी स्थिति भी देश ने देखी। तो ये भारतीय लोकतंत्र में जो संवैधानिक ढांचा है, चाहे वो कोर्ट हो, न्यायालय हमारे हों, सामान्य कोर्ट्स हों या संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये अपना काम बेहद खूबसूरती से करती रही है। तो फिलहाल जो मुझे लग रहा है ना कि राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, बीजेपी भी कभी-कभी, बीजेपी के नेता भी ऐसे बयान दे देते हैं जैसे चुनाव आयोग उनके द्वारा संचालित हो रहा है। तो इस पे भी रोक लगनी चाहिए और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को भी ये रखना चाहिए कि उस संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हुए एक सही तरीके से बयानबाजी करें, न कि अनर्गल बयान। स्वाधीन जी, मैं एक छोटा सा रिप्लाई, थोड़ा सा मैं आपको इस मामले में थोड़ा सा जवाब देना चाहता था। जब उन्होंने अपने नांदेड़ की बात करी, जब नांदेड़ में समीकरण टूटा कि वो कांग्रेस का गढ़ था, और वो सिर्फ नांदेड़ में नहीं टूटा, वो टूटा नांदेड़, मनमाड़, औरंगाबाद और नासिक, ये 4 क्षेत्र थे जो लाइन से थे, जो कांग्रेस के गढ़ थे। और नांदेड़ और मनमाड़ का जो समीकरण टूटने का सबसे बड़ा कारण था वहाँ की सिख जनता जो कांग्रेस पे भरपूर अंधविश्वास करती थी। जब वहाँ के हालातों में, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड फैक्ट्स पे, जब गुरुद्वारों ने, आपको पता ही होगा कि नांदेड़ और मनमाड़ में सिख धर्म के बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे और बहुत सारी सिख कम्युनिटी वहाँ पे बसी हुई है, औरंगाबाद नासिक तक। मतलब वहाँ पे क्योंकि माइनॉरिटी भी है सिख कम्युनिटी, लेकिन माइनॉरिटी का बड़ा हिस्सा उस बेल्ट में बसा हुआ है। और ऑब्वियसली वो लोग वहाँ के इकोनॉमिक्स को, वहाँ के व्यापार को, वहाँ के राजनीतिक चलन को, वहाँ के नेटवर्किंग को, वहाँ की सभाओं को वो लोग लीड करते हैं। लेकिन जब फैक्ट्स पे बात आई,
तब ये वोट जो कांग्रेस को जाया करते थे निस्वार्थ होके, वो वोट कन्वर्ट हुए बीजेपी को और दूसरी पार्टियों में। तब इसका जवाब बकायदा इलेक्शन कमीशन ने, जब बहुत प्रेशर हुआ उसका गांधी साहब का, राहुल जी का, जब बहुत प्रेशर बना, तो इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट करी थी आफ्टर री-वेरीफाइंग द इलेक्शन रिपोर्ट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको अपडेट कर दिया। आपने नांदेड़ का नाम लिया तो मैंने आपको 4 बेल्ट गिनवा दी उसकी। ठीक है। नहीं, मैं पीयूष में आपसे अनुमति लेता हूं जवाब देने के लिए। मैंने नांदेड़ का नाम सिर्फ उदाहरण के तौर पे लिया, और आपने जो वस्तुस्थिति बताई वो बिल्कुल सही बताई, लेकिन थोड़ा सा आपने बीजेपी के जनाधार को गिनाने के चक्कर में एक सच नहीं बताया कि नांदेड़ में वो कन्वर्जन क्यों हुआ था। क्योंकि ये भी सच है कि बीजेपी फिलहाल महाराष्ट्र में या किसी भी प्रदेश में, ये तो हम सभी जानते हैं कि बीजेपी में जो ज्यादा से ज्यादा जो ताकत है वो फिलहाल बीजेपी के कोर की नहीं है। तो नांदेड़ का वो घराना जो राजनीतिक जो कांग्रेस परिवार का गढ़ रहा है, उसका आना, उसका कन्वर्जन होना और उसका चुनाव के पहले आना, ये भी एक बड़ा सेटबैक था। तो फिलहाल आप मेरी इस बात को स्वीकार करें। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, समय का चलन था, समय ने इस तरफ हम चाहते हैं बिहार चुनाव पे आ जाए, वापस से बिहार चुनाव पे आ जाए। अभी जो है मधुरेंद्र पांडे जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? आ रही है। अन्य लोगों का थोड़ा कट के आता है, स्पष्ट आवाज नहीं आ पाती है। कोई नहीं, अन्य लोग आपको सुन रहे हैं। तो देखिए क्या है, उनका अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो हम भी कैसे? जी बोला जाए। चलिए, क्या है कि सवाल ये है कि जब विपक्ष हमलावर होता है नीतीश कुमार पे, बीजेपी पे, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, तो ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन आप चला रहे हैं, जवाबदेही आपको करना पड़ता है। ये ऐसा क्यों होता है? जदयू का ऐसा कोई बयान चाहे कोई स्टेटमेंट नहीं आप बता सकते हैं कि चुनाव आयोग का पक्ष लिया गया है। हाँ, लेकिन अगर चुनाव आयोग संवैधानिक तरीके से कोई वर्क कर रहा है तो उसको सच्चाई स्वीकार करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इसमें सभी राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, इस गहन निरीक्षण जो हो रहा है मतदाता सूची में, इन सबको, अरे आयोग ने तो सबको BLA ज्वाइन करने की बात किया था कि आप नियुक्त कीजिए बूथ लेवल एजेंट, तो सारे लोग तो किए नहीं। और जब नहीं किए तो एक तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आगामी विधानसभा चुनाव में जाने के लिए, तो उनको तो कोई भी तो एक पिच तैयार करना चाहिए ना। तो वो पिच तैयार कर ले SIR को। SIR जब संवैधानिक तरीके से चुनाव आयोग वर्क कर रहा है तो उसको हम कैसे गलत कहना है? अब उसको जब सही वर्क को अगर सही स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको बोल दीजिए कि चुनाव आयोग का आप पक्ष ले रहे हैं। चुनाव आयोग का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आपको किसी को भी अगर आपत्ति है तो वो चुनाव आयोग के समक्ष जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा कि अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी जेन्युइन व्यक्ति का नाम कटेगा, आप सीधे आइए लिस्ट तैयार करके। तो फिर यहाँ पर राजनीति तो कुछ बनता नहीं SIR पर, लेकिन विपक्ष है कि इसी पर राजनीति की गोटी सेक रही है। पीयूष, मैं इसमें मधुरेंद्र जी से मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल करें, या अगर इजाजत हो तो मैं ही एक सवाल करूं। विधानसभा सत्र के दौरान मधुरेंद्र जी, आपके 2 से 3 विधायकों ने ये बयान दिया कि सर की टाइमिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। तो क्या ये माना जा सकता है कि वो विधायक कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से मतभेद रखते हैं? क्योंकि आपका जो बयान है वो गठबंधन के साथ वाला है, जो एक पार्टी के तौर पर सकारात्मक है। आपका भी वक्तव्य हम सुन रहे थे। आपने कहा कि पहले जो पुनरीक्षण हुआ करता था तो 6-6 महीना, साल भर समय लगते थे। देखिए, पहले की तुलना और आज के तुलना दोनों अंतर है। आज डिजिटल हो गया है सारा चीज। सरकार चाहेगी तो कोई भी काम फटाफट कर लेगी ऑनलाइन। 2003 में भी जो पुनरीक्षण हुआ था तो रियली में वो 30 से 31 दिन में हुआ था। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि विधानसभा सत्र के दौरान आपके विधायक हैं JDU के संजीव सिंह, इन्होंने बाकायदा बयान देते हुए सर को लेकर के समस्या का जिक्र किया और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर ही सवाल उठाए। अगर आप कहेंगे तो मैं उनके बयान को दोहरा दूंगा। उन्होंने कहा कि सवाल उठाना लाजमी है। एक मुद्दा जो मैं फेस कर रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, जो मजदूर बाहर हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको 6 महीने तक छुट्टी नहीं है, काम करना है, जो वोटर हैं यहाँ के, तो उनका नाम कटेगा। ये बहुत दुखद है।
ये आपके ही विधायक हैं संजीव सिंह, उनका ये बयान है। मेरा सीधा सवाल, मैंने बयान आपको पढ़ के सुनाया, आप इस बयान पर कृपया प्रतिक्रिया दें। वो विधायक का बयान हो सकता है, वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। और ऐसे दो चार हर दल में मिल जाएंगे जो कि पार्टी स्टैंड से इतर बयान देते हैं, तो अलग चीज है। लेकिन जदयू कभी भी न चुनाव आयोग का पक्ष धर रहा है, न किसी संवैधानिक संस्था का। लेकिन जो वर्क करती है, जो सही में वर्क करती है, उसको सबको स्वीकारना चाहिए, राजनीतिक से ऊपर उठ करके। बिल्कुल, चुनाव आयोग का तो स्वीकारना चाहिए, लेकिन आप जो है मधुरेन जी, आपके एक विधायक ने ये भी बयान दिया था कि यदि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाती तो हम जो है दूसरे महागठबंधन ज्वाइन कर लेंगे। मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल पड़ा, मेरी बहुत सारी अपॉलॉजी और सॉरी, है ना। मैं इजाजत चाहूंगा, है ना। कोई बाहुबली सब्जेक्ट पे कोई हेल्दी डिबेट आए तो प्लीज मुझे इनवाइट करिएगा। ठीक है, मेरा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नहीं, थैंक यू तिवारी, दोनों तिवारी हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्वाधीन तिवारी जी, थैंक यू सो मच, और पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बाहुबली हेल्दी डिबेट हो तो प्लीज वी वुड लाइक टू हम बात करते हैं। लेकिन अभी हमारा प्रश्न ये है कि मधुरेन पांडे जी, आपके जेडीयू के एक विधायक ने ये बयान दिया था और कांग्रेस एक्स पे ट्वीट भी की थी ये चीजें। नहीं तो उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कोई भी विधायक अगर अपना व्यक्तिगत बयान दे सकता है तो व्यक्तिगत बयान उनका रहा है, उनका तो ख्याल क्या है तो उनसे चलिए ठीक है, व्यक्तिगत बयान है। स्वाधीन सर, आपका कुछ बोलना चाह रहे हैं? फिलहाल चर्चा काफी सार्थक रही, और राजनीति है, राजनीति में रोज बिहार चुनाव बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है, तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर श्याम कुमार आरजेडी से, और मधुरेन पांडे जी अभी फिलहाल हमारे साथ हैं जेडीयू से। स्वाधीन सर हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट। विपुल जी भी हमारे साथ जुड़े थे, अपडेट हमको प्रोवाइड करा रहे थे प्रॉपर। और हमारे साथ थे हरिशन देवगन जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, वक्त दिया और चीजों को क्लेरिफाई किया कि आखिर जो इलेक्शन कमीशन द्वारा आज ड्राफ्ट डाले गए थे वो कितना सार्थक है, कितना सार्वजनिक है, और उस पर अब एक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।